सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ेंगे इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हम इस लेक्चर में बताने वाले हैं। और इस चैप्टर से आपको 3 से 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं और बाकी कम कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फिर आपको इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो क्या होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज? तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये डिवाइस है, एक अरेंजमेंट है किसका? 4 रेजिस्टेंस का। यानी इसमें क्या है, इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं? इसमें टोटल 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं विच कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट। मतलब इसमें से किसी एक के बारे में आपको नहीं पता होगा और बाकी जो बच गया उसके बारे में पता होगा। जैसे मतलब इसमें टोटल 4 रेजिस्टेंस है, उसमें से हो सकता है किसमें आपको किसी 3 के बारे में पता होगा और किसी एक के बारे में नहीं पता होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास यहाँ देख सकते हो सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर कितने लगे आपके? 4 रेजिस्टेंस लगे। रेजिस्टेंस देखो कैसे कैसा है, एक लगा है P, एक लगा है Q, एक लगा है R, एक लगा है S। ये क्या हो गए? टोटल हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो गए। अब इसमें से हमारे पास, मैंने कहा कि आपको एक पता नहीं होगा जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? 3 रेजिस्टेंस की हेल्प से। तो उसमें से मान लो ये S है जो कि हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें क्या क्या पता है? P के बारे में, Q के बारे में, R के बारे में, और इसके बारे में हमें नहीं पता है। कहता है द कन्फिगरेशन ऑफ द एडजेसेंट फिगर, यानी ये आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे एक व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या बोलेंगे? व्हीट को बोलते हैं गेहूं, स्टोन को बोलते हैं पत्थर, और ब्रिज को बोलते हैं पुल। मतलब गेहूं पत्थर का पुल है एक, है ना? नजर आ रहा है, गेहूं पत्थर का एक पुल है। ठीक है, हिंदी में कहीं ट्रांसलेशन कहीं आपका कुछ इसी टाइप से आप कर सकते हैं, वैसे होता नहीं है ना? हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ये नहीं है। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो व्हीटस्टोन है ना, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था। उनका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन। तो उनके नाम पर रखा गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज। कह रहा है इसको हम कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये देखो अरेंजमेंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक हमने ईट का एक बैटरी लगाया है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी हो गई एक बैटरी हो गई, या फिर इसको बोलो आप एक सेल बोल दो, है ना? हमने कहा एक बैटरी लगाई है। देखो यहाँ पे एक अरेंजमेंट लगा है, तो यहाँ से मान लो करंट अगर आई जा रहा है ना? तो करंट आई जाएगा तो इस ए पॉइंट पर जैसे पहुंचेगा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से 2 पार्ट में? एक के डिवाइड हो जाएगा, अगर आप देखो तो एक डिवाइड हो जाएगा I1 पार्ट में, ऊपर चला गया, और नीचे चला जाएगा किस पार्ट में? नीचे चला जाएगा वो कितना? नीचे जो चला जाएगा वो बच जाएगा आपका I माइनस I1। वो कहां से जाएगा? नीचे से चला जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऊपर से गया I1 तो नीचे से कितना जाएगा? I माइनस I1 चला गया। ठीक, कह रहा है कि जब ऐसे, है ना, कह रहा है जब व्हेन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0। देखोगे बीच में B और C पॉइंट दिख रहा है आपको, B और D पॉइंट के बीच में हमने क्या लगाया है? एक गैल्वेनोमीटर लगाया है जो क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता, याद रखना। ओनली गैल्वेनोमीटर ओनली डिटेक्ट करता है करंट को और करंट के डायरेक्शन को। तो कह रहा है कि कह रहा है कि अगर इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है IG, है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर का करंट IG। अगर इसकी वैल्यू 0 हो, अगर उस समय इसमें से कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन 0 है, उस कंडीशन में, यानी गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन 0 है, उसका मतलब क्या है? ऐसा तभी होता है ना? इसमें 0 डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? इसमें से करंट फ्लो कब 0 होगा? तो याद रखो, करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, है ना? तो देखो मान लो एक पॉइंट B है, एक पॉइंट D है, नजर आ रहा होगा B और D पॉइंट। तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रहा है IG और इसका जो रेजिस्टेंस वो मान लो G है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VB माइनस VD। ये हो गया पोटेंशियल अक्रॉस इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, एक पॉइंट ऊपर G नीचे D। ठीक है, दिख रहा है आपको, ऊपर B नीचे D, B और D हो गया। तो इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो IG है, तो V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो ये हो गया B माइनस VD, करंट B से D फ्लो कर रहा है, इक्वल टू हो जाएगा IG जो करंट फ्लो कर रहा है किससे? इस गैल्वेनोमीटर से, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जिसको हमने डिनोट किया है G से। ठीक है, कह रहा है इफ अगर IG की वैल्यू 0 हो जाए, यानी अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो ना करे, ऐसा कब होगा? अगर ये 0 है, दिस इंप्लाइज VB माइनस VD इक्वल टू 0, है ना? 0 हो जाएगा ये 0। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि VB माइनस VD इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आप यहां से कह सकते हैं कि VB इज इक्वल टू VD। क्या होगा उसमें? B और D के पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है ना? B और D का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, सेम पोटेंशियल होता है।
याद रखना। सेम पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस 0। तो पूछा कभी इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। ऐसा तब होगा जब P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है ना। इसको प्रूफ करने का तरीका है किरचॉफ का सेकंड लॉ, लूप लॉ आपने पढ़ा होगा, है ना। उसकी हेल्प से आप यहाँ प्रूफ कर सकते हो, अगर समझ आया है आपको अच्छे से, या अगर आपने प्रैक्टिस की है तो इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब P बाई क्यू का रेशियो, है ना, P बाई क्यू क्या है, P बाई क्यू का रेशियो, यानी ऊपर वाले का रेशियो नीचे वाले के रेशियो के इक्वल हो जाए, उसमें गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करता है, 0 करंट फ्लो करता है। और इसमें क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ऐसा तब होगा जब P बाई क्यू की वैल्यू R बाई एस की इक्वल हो जाए। ठीक, मैंने कहा था इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, अगर हमें इस नहीं पता है तो इस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज इस इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू आर डिवाइड बाई P। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, Q इंटू आर डिवाइड बाई P। समझ आ गया, Q इंटू आर डिवाइड बाई P। ये हमसे ऐसे करके हम इस P की वैल्यू को, इस की वैल्यू को, सॉरी, हम इस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आएगी, ये होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कहाँ कहाँ का पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि उस कंडीशन में आप ऐसा कह सकते हो कि बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसको हटा दो, जब उससे कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो किस काम का, उसे हटा दो, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां से अब गैल्वेनोमीटर को हटा दो। तो कंडीशन क्या है आ गई आपकी, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। याद रखना है P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है, यानी P बाई क्यू का रेशियो नीचे वाले R बाई एस के इक्वल होता है। बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। तो कह रहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या हो गया, मैंने भी आपसे कहा कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो अब आप इसे चाहे तो गायब कर सकते हो, है ना। इसमें से गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इससे क्या कर दिया हमने, गायब कर दिया पूरा। अब समझो यहाँ कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये सर्किट क्या कर दो, गायब कर दो ऊपर से। ठीक है, नीचे से भी क्या करते हैं, नीचे से भी सर्किट को हम ऐसे गायब कर देते हैं, कर सकते हैं ऐसे, है ना। अब ये तो कुछ का कोई मतलब ही नहीं है, जब ये है ही नहीं तो इसे गायब कर दो। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं, देखो ऐसा समझ आ गया। ठीक है, अब इसे गायब करो, मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसको आप ऐसा समझ सकते हो। अब आपको दिखाओ, अब आपको कितने रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कितने रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, ऊपर में पी क्यू है, नीचे आर और एस है। ठीक है, अब क्या हो गया, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस हमें पता था, ये बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज था। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करने का मतलब है कि A और C के पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो ऊपर वाले रेजिस्टेंस, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल E, तो C पॉइंट का पोटेंशियल 0। तो ऊपर वाला दो रेजिस्टेंस P और Q किसमें हो गए, ये दोनों आपके, यहां से देखोगे तो P एंड Q आर इन सीरीज, किस में हो गए, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट मान लो इसको हम लिखते हैं R1, है ना, इसका लिखते हैं इक्विवेलेंट हो गया रेजिस्टेंस R1। तो सीरीज में तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P प्लस Q हो जाएगा सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिमिलरली देखो नीचे, नीचे क्या बच गया आपका, नीचे बच गया R और S। तो देखोगे R और S में किस में, अभी ये आपके सीरीज में। तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि R एंड S आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने लिख लिया R2। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस एस। ठीक है, यानी इस पूरे का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, कुछ इस टाइप से ना। इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से। ये पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट हमारा सी हो गया, ऊपर R1 नीचे R2, ऐसा बना सकते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सर्किट बना दिया हमने। अब देखो R1 R2 क्या हो गया, पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में हो गए तो अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। हम ऐसे रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहो तो आप R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दो, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी P प्लस क्यू इंटू R प्लस एस, है ना, मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय R1 की वैल्यू हो जाएगी P प्लस क्यू, फिर प्लस, और R2 के लिए कितनी आई है, R प्लस एस। ये हो जाएगा पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना।
तो ये आपको एक्सप्रेशन मैंने कहा था, उसे याद मत करो, इसको आप एग्जाम में सॉल्व करोगे खुद से, है ना, खुद से सॉल्व करना है। याद रखना ये कंडीशन तब के लिए है जब P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हो। तो यहाँ लिख लेगा, आप एक वर्ड लिख लेंगे कि ओनली वैलिड, है ना, ओनली वैलिड कब के लिए है, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है कि नहीं। दैट मीन्स कि ये आपका बैलेंस्ड है कि नहीं, है ना। तो ये किसके लिए है, ये आपके बैलेंस कंडीशन के लिए। मैंने ऊपर लिखा है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन थी वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। वो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, कैसे, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस करके देख लेना, चेक करना पहले, अगर ऐसा है कि नहीं होगा तो आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभी इसको आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। चलिए बात करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, करते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट में आप अपना आंसर लिख दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, समझ आ गया है तो इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर लिखिए, फिर वीडियो को फिर से प्ले कीजिएगा यहाँ से, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, अपना आप सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने अपना सॉल्व करके आंसर बस मेरा मैच कीजिएगा। देखो, क्या ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। क्या P बाई Q की वैल्यू कितने ही देखते हैं, तो P की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 5, रेशियो हो जाएगा 2, कितना आ गया 2/1। चेक करते हैं R बाई S का रेशियो, क्या ये भी इक्वल है, तो R बाई S निकालते हैं। R की वैल्यू 10 ओम है, S की वैल्यू 5 ओम है, 2 टाइम में कैंसिल होगा, ये भी 2/1 आ गया। P बाई क्यू और R बाई S इक्वल, दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, रेशियो इक्वल आ गया। रेशियो इक्वल आ गया तो हम क्या लगा सकते हैं, अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले ऊपर देखो 10 और 5 कितने हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे R1, वो हो जाएगा P प्लस क्यू करके, ये कितना आ जाएगा आपका 10 प्लस 5, ये आ गया आपका 15 ओम। ठीक, फिर नीचे वाला निकाल लोगे R2, वो हो जाएगा R प्लस S, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 5, ये भी आ गया आपका 15 ओम। ठीक है, तो फिर मैंने बताया था कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच का कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता था R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ऊपर हो जाएगा 15 इंटू 15 डिवाइड बाई हो जाएगा 15 प्लस 15, है ना। तो ऊपर हो जाएगा 15 इंटू 15, नीचे हो जाएगा 15 15 30, तो 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो आ जाएगा 15/2 और आंसर आपका आएगा 7.5 ओम। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी अगर इसमें अगर आपसे बात समझ आ गई तो क्या आप चेक करो कि आपका आंसर 7.5 ओम आया है, कहाँ आया है। अगर इस कंडीशन में मैं पूछ दूं कि बताओ इस पॉइंट C और D का पोटेंशियल कितना है, C और D के पिंच का पोटेंशियल कितना है, तो क्या आएगा VC इक्वल टू VD। मैंने क्या कहा था, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है उस कंडीशन में, उस कंडीशन में 5 ओम से इस बीच वाले 5 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, तो इससे जो करंट फ्लो करेगा वो कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, 0 फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि C और D का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है मतलब कोई करंट का फ्लो नहीं करेगा। तो कहीं पूछा जाए कि अगर ऐसा, अगर आपका इक्विवेलेंट आ गया, यानी अगर P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस आ गया, तो पूछा जाएगा कभी भी कि बताओ इस बीच वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, तो उससे करंट कितना फ्लो करेगा, 0 फ्लो करेगा। ये जो 5 ओम जो बीच में लगा हुआ 5 ओम का रेजिस्टेंस है, वो जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है C और D से, अगर इसका पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा जाएगा तो डिफरेंस 0 होगा। दैट मीन्स कि इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगी, यानी VC इक्वल टू VD हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है बार बार, तो इसका एप्लीकेशन भी आपको समझ आ गया। चलिए बात करते हैं, एक कंडीशन आपसे पूछी जाती है ना, कि अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को चेंज कर दे तो क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक लगा दिया यहाँ पर बैटरी, इसका EMF E है, ठीक, ऊपर में गैल्वेनोमीटर। अब क्या करते हैं, इन दोनों के पोजीशन को हमने चेंज कर दिया है ना। तो जहां पर बैटरी था E, वहां पर क्या लगा दिया हमने, गैल्वेनोमीटर, और जहां पर था गैल्वेनोमीटर वहां क्या लगा दिया, बैटरी E। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि क्या बैटरी और गैल्वेनोमीटर को अगर आप इंटरचेंज कर दें, यानी इफ इंटरचेंज द, यानी पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर इन व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी के पोजीशन को चेंज कर दें तो इसके डिफ्लेक्शन में कोई चेंज आएगा क्या,
गैलोमीटर से अभी भी कोई करंट फ्लो करेगा अगर ये बैलेंस्ड है तो इफ अगर बैलेंस्ड है देन नो करंट फ्लो थ्रू जी, नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, अभी भी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, भले आप उसकी कंडीशन उसके पोजीशन को चेंज कर दो, चेंज करने के बावजूद भी गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा, पहले जीरो था तो अभी भी जीरो ही फ्लो करेगा। मतलब पोजीशन को इंटरचेंज करने पर गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कह सकते हैं कि नो चेंज इन रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर पहले अगर जीरो शो कर रहा था तो अभी भी जीरो ही शो करेगा। अगर मान लो अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो हो सकता है इसमें से कुछ करंट फ्लो कर जाए, मान लो 1 एम्पियर, तो पोजीशन को इंटरचेंज करने पर भी कितना फ्लो करेगा करंट, अभी भी 1 ही फ्लो करेगा। मतलब उसके रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले था वो अभी भी उतना ही रहेगा। कब? जब आप इसके पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। चलो बात आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर बेसिस करता है? तो याद रखिएगा कभी पूछा जाता है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, है ना, याद रखना नल डिफ्लेक्शन, दैट इज द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस आर इक्वल, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा, यानी उनके रेजिस्टेंस का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है सर्किट से। सर्किट से मतलब कि सर्किट का कहने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर मीटर से। जेई और आपकी नीट में इससे थोड़ा सा ऊपर एक लेवल और चले जाओगे तो आपको जेई और मेडिकल और जेई और नीट के भी प्रॉब्लम यहीं से बन जाते हैं ना, थोड़ा सा कुछ है, बाकी मेन बेसिक आपको मैंने समझाई दी है। कह रहा कब कहा जाता है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस, उसे हम बैलेंस तब कहते हैं इन बैलेंस कंडीशन व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जब करंट गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तब उसमें क्या बोलते हैं कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या है, वो आपका बैलेंस है। इसको आप कैसे अचीव करते हो? तो दिस कंडीशन कैन बी अचीव बाय एडजस्टिंग द नोन रेजिस्टेंस एंड द वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, मतलब जो P बाई क्यू और PQ और RS है उनमें उनकी रेजिस्टेंस को चेंज कर करके हम क्या करते हैं, ये चीज को अचीव कर सकते हैं, सच दैट कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हो जाए, है ना, कैसे? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हो जाए। कहता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 3 पॉइंट बता रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट बात करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम किस टाइप के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। जिसमें मैंने कहा कि एक अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो जो अननोन रेजिस्टेंस होगा या फिर इसमें जो जितने रेजिस्टेंस लगे होंगे उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए, बहुत लो होनी चाहिए, या मीडियम में भी चलेगा। तो इसका यूज करते हैं जनरली हम लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ही करते हैं, है ना, हाई रेजिस्टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। क्या किस लिए यूज करते हैं? हमेशा लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। बात समझ आ गया? किस प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है? ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पर ये बेस्ड करता है, ठीक है, बात समझ आ गई। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको आज यहाँ पर मुझे बताने थे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा कंप्लीट, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करा दिया, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है, सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका लास्ट लेक्चर आपको बताऊंगा मैं, यानी पावर इन एन एसी सर्किट, और इसको फिर पावर इन ए सर्किट, और हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ना, क्या क्या होता है हीट इफेक्ट, यानी करंट में जब किसी सर्किट से करंट फ्लो करता है तो कितना हीट प्रोड्यूस करता है, और अगर घर में आपके अगर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं तो उस पर कितना, है ना, उस चीज पे कितना पावर कंज्यूम करता है, इसकी बात करेंगे हम लास्ट लेक्चर में। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। बाकी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ताकि वहां से आपको सारी अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। और सिर्फ बात, पहली बात ये कि यहाँ पर होती है सिर्फ पढ़ाई की बात, है ना, इंपॉर्टेंट कोई बात, कोई न्यूज होगा तो हम आपको कहीं बता देंगे, लेकिन जो मेनली जो बात होगी इस चैनल पे वो क्या होती है, सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है, इधर उधर बहुत ज़्यादा सिर्फ न्यूज नहीं फैलाया जाता है, कोई न्यूज चैनल नहीं है ना, याद रखिएगा, कोई न्यूज चैनल नहीं है, जो परफेक्ट बात होगी वही बताएंगे, जो रियलिटी होगी वो बताएंगे, है ना। चलो।